नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 के अध्याय 2 बहुपद का एक टॉपिक जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका नाम है किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध। इस चीज़ को समझिएगा, ये बहुपद चैप्टर है ना, इसमें यही एक मुख्य बिंदु है जहाँ हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं उसको हमने कक्षा 9 में पढ़ा है और वही चीज़ें हम कक्षा 10 में भी जान रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ से कुछ नया सीखने को मिलेगा। और इस चीज़ को हम क्या कर रहे हैं, इसमें सीखेंगे। ये परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न आते हैं, 2 नंबर के रूप में या 5 नंबर के रूप में, या ऑब्जेक्टिव में भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो इस चीज़ को हम बहुत ध्यान से देखने वाले हैं। सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ है, किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच में हमें संबंध दिखाना है। क्या संबंध दिखाना है? शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध दिखाना है। किसके शून्यक और किसके गुणांक? किसी भी बहुपद के। किस बहुपद के? घात के आधार पे जो हमने बहुपद को बांटा था, जैसे रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, चतुर्घात बहुपद, 5 घात वाला बहुपद, 10 घात वाला बहुपद, इनके बीच में। लेकिन हम कक्षा 10 में किसके बारे में चर्चा करने वाले हैं? पहला चीज कि रैखिक बहुपद के बारे में हम चर्चा करेंगे। दूसरा चीज हम करेंगे द्विघात बहुपद के बारे में, और तीसरी चर्चा करेंगे हम त्रिघात बहुपद के बारे में। इससे आगे हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में बस इतना ही दिया हुआ है और इतना ही हमें सीखना है। तो चलिए हम सीखते हैं इस चीज़ को कि कैसे हम दर्शाएंगे। दर्शाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि बहुपद क्या होता है। तो हमको पता है क्योंकि हमने पढ़ा है बहुपद क्या होता है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है। उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि बहुपद के शून्यक क्या होते हैं, और साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए बहुपद के गुणांक क्या होते हैं। तो कोई बच्चा कहेगा कि मुझे बहुपद के शून्यक तो पता है, गुणांक बताइए और इनके बीच क्या संबंध होता है, जल्दी जल्दी इस चीज़ को हमें बता दीजिए। मैं कहता हूँ थोड़ा सा धैर्य रखिए, शुरू से समझते हैं, सभी बच्चों को साथ में लेके चलते हैं और फिर समझते हैं। हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? हम बात करेंगे सबसे पहले रैखिक बहुपद के बारे में। रैखिक बहुपद क्या होता है? एक ऐसा बहुपद जिसमें जो चर होगा, चर का घात 1 होगा, उसको हम रैखिक बहुपद कहेंगे। उदाहरण के रूप में बहुत सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं। हम केवल सामान्य रूप की बात करेंगे कि रैखिक बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है। रैखिक बहुपद का सामान्य रूप होता है, यदि हम px लिखे इस बहुपद को, तो px बराबर ax प्लस b। यहाँ पे इस चीज़ को मिटा देते हैं। a और b क्या है? वास्तविक संख्या है। क्या है? वास्तविक संख्या है। और a है शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। कारण आपको यह पता होना चाहिए कि a शून्य के बराबर क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि a शून्य के बराबर हो गया तो शून्य गुणे x प्लस का b होगा, जो b के बराबर आएगा, और ये रैखिक बहुपद नहीं बच जाएगा, केवल एक अचर पद बचेगा। इसलिए a शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। अब इस बात को समझते हैं कि किसी भी बहुपद का शून्यक क्या होता है। इसकी चर्चा हम लोगों ने पीछे की है, पिछले ही वीडियो में, जिसमें हमने बहुपद के मान, शून्यक और उनके ग्राफ के बारे में चर्चा की थी। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से जाके आप उसे देख सकते हैं। यहाँ पे हम समझते हैं कि शून्यक क्या होता है। फिर से एक बार हम दोहराते हैं कि शून्यक क्या होता है, और इसके साथ साथ हम जानेंगे कि गुणांक क्या होता है। इन दोनों चीज़ों को हम समझते हैं। तो हम कहते हैं शून्यक के बारे में कि किसी भी बहुपद का, किसी भी बहुपद के लिए बता रहे हैं, यानी कि रैखिक, द्विघात, त्रिघात, इन तीनों बहुपद को हम अपने मन में सोच के चलेंगे। ठीक है। किसी भी बहुपद में जिस चर में वो बहुपद दिया रहेगा, उस चर का एक ऐसा मान जो उस बहुपद में रखने पर, यानी कि px में रखने पर px को शून्य के बराबर कर दे, वह उस बहुपद का शून्यक कहलाता है। शून्यक क्या होता है? मेरे साथ फिर से दोहराइए कि जिस चर में कोई बहुपद दिया रहेगा, x में दिया रहेगा, y में दिया रहेगा, z में दिया रहेगा, a में दिया रहेगा, b में दिया रहेगा, कोई सा भी चर रहेगा, जिस चर में बहुपद दिया रहेगा, उस बहुपद में उस चर के मान को क्या हम रखेंगे। जैसे कि x में दिए हो तो x के बराबर हम क्या रखें कि जो बहुपद हमारा दिया रहेगा, बहुपद, इसका पूरा मान शून्य के बराबर हो जाए। जैसे कि उदाहरण के रूप में समझते हैं, यदि हम यहाँ पे उदाहरण ले 2x माइनस का 2, तो इसमें x का मान हम क्या रखें कि ये शून्य के बराबर बन जाए। तो यदि हम यहाँ पे देखें तो 1 यहाँ पे रख के देखते हैं, 1 रखेंगे तो 2 गुणे 1 माइनस का 2, यानी कि 2 माइनस 2, ये शून्य के बराबर बन रहा है। यानी कि x बराबर 1 इस बहुपद का, किस बहुपद का? इस बहुपद का क्या है? एक शून्यक है।
यही शून्यक होता है किसी भी बहुपद के लिए। द्विघात बहुपद हो तो द्विघात बहुपद भी किसी चर में होगा, उस चर के जगह पे हम क्या मान रखें कि उस पूरे बहुपद का मान शून्य के बराबर आ जाए। द्विघात बहुपद जब आएगा तो वहां पे हम उदाहरण लेके समझेंगे, लेकिन आप समझ गए ना कि शून्यक क्या होता है। यहाँ पे बहुत बच्चों का ये भी सवाल हो सकता है कि हम तो शून्यक समझ गए कि शून्यक क्या होता है, पिछला वीडियो भी हमने देखा था और वहां पे भी समझा था कि शून्यक क्या होता है, लेकिन आप ये नहीं बता रहे हैं कि किसी भी बहुपद का हम शून्यक ज्ञात कैसे करेंगे, शून्यक ज्ञात कैसे करेंगे। मैं कहता हूँ थोड़ा सा धैर्य धरो यार, सारी चीजें बताते हुए चलेंगे, सिस्टमेटिक वे से पढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को सीखते हुए चलेंगे, अपने मुद्दे से ना भटकते हुए। अभी हमें क्या जानना है, गुणांक के बारे में जानना है, तो चलिए हम गुणांक के बारे में जानते हैं कि गुणांक होता क्या है। यदि मैं सीधे सीधे बताऊं, जब किसी को किसी के साथ गुणा करते हैं ना तो उसे उसका गुणांक कहते हैं। समझ में नहीं आया होगा, मैं बताता हूं। जैसे कि 2 का 3 के साथ गुणा करेंगे तो 2 का गुणांक 3 कहलाएगा। 3 के गुणांक की अगर हम बात करें तो 3 का गुणांक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हम कह रहे हैं कि जिसके साथ, जैसे कि 2 का 3 के साथ गुणा कर रहे हैं तो जिसके साथ जिसका गुणा करते हैं ना उसका गुणांक कहते हैं। जैसे यहाँ पे हम 3 का और 2 का आपस में गुणा कर रहे हैं, तो यदि हम पूछें कि 2 का गुणांक क्या है तो 2 का किसके साथ गुणा है, 3 के साथ, तो 3 गुणांक हो जाएगा। 3 का गुणांक क्या है, तो 2 के साथ इसका 3 का गुणा है तो 3 का गुणांक 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम बहुपद में बात करें, हम यहाँ बहुपद पढ़ रहे हैं तो बहुपद में गुणांक को देखने वाले हैं। तो इस बहुपद को लेते हैं ax प्लस बी को। पहले पद को देखें, a गुणे x लिखा हुआ है और यहाँ पे हम a के गुणांक की बात नहीं करेंगे, हम केवल चर के गुणांक की बात करेंगे। चर हमारा क्या है, चर x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ABCD के अक्षर। यहाँ पे जो ये a लिखा हुआ है और ये b लिखा हुआ है, इसको चर समझने की आप गलती नहीं करेंगे, ये अचर पद है और इसको इस प्रकार से दिखाया गया है। यहाँ पे हम बात करते हैं कि x का गुणांक क्या होगा। इसी प्रकार से आपको दिखना है कि x का गुणांक क्या होगा, तो x का किसके साथ गुणा है, a के साथ गुणा है तो x का गुणांक a हो जाएगा। कोई बच्चा पूछ सकता है कि अब इस b को हम क्या बोलेंगे, तो b का किसके साथ गुणा है। यदि हम b को देखें तो b के साथ किस चर का गुणा है, x का घात 0 का गुणा है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि b का गुणा x के घात 0 के साथ है और x का घात 0 1 के बराबर होता है, यानी इसको हम केवल b लिखते हैं। और कहीं भी किसी भी बहुपद में जब x के घात 0 के साथ किसी भी संख्या का गुणा होगा, किसी भी अचर का गुणा होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं अचर पद। क्या बोलते हैं, अचर पद। इस नाम का आप ध्यान रखिएगा, अचर पद। अचर पद यहाँ पे क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे क्या समझ चुके हैं, किसी बहुपद का शून्यक क्या होता है और उसका गुणांक क्या होता है, यानी गुणांक का मतलब हम लोग समझ चुके हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं एक रैखिक बहुपद के लिए कि उसके शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध क्या होता है। तो गुणांक तो हम निकाल लेंगे। इस रैखिक बहुपद में अगर हम गुणांक की बात करें तो x का गुणांक क्या हो जाएगा, a हो जाएगा और अचर पद क्या होगा, b हो जाएगा। अचर पद क्या है, x के घात 0 का गुणांक है। इस बात का भी हम लोग ध्यान में रखेंगे, या इस चीज को हम ऐसे भी ध्यान में रख सकते हैं कि जिस पद के साथ चर पद नहीं होगा ना उसको हम अचर पद कहेंगे। ठीक है, समझ गए। अब इसके बाद एक हम चीज सीखते हैं कि ये जो रैखिक बहुपद दिया हुआ है इसका शून्यक हम कैसे ज्ञात करेंगे, इस चीज को समझते हैं। इस चीज को हम लोगों ने कक्षा 9 में भी देखा था, शायद से आपको ध्यान हो कि नहीं हो, लेकिन फिर से हम एक बार यहाँ पे सीखते हैं। हम मान लेते हैं कि px बराबर ax प्लस b हमारा एक रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद है क्योंकि चर का घात 1 है। ठीक है, शून्यक ज्ञात करना है। शून्यक का क्या मतलब होगा कि x के जगह पे हम क्या रखें कि जो px है ये 0 के बराबर आ जाए। px 0 के बराबर हो जाएगा, यानी कि वो ये जो x का मान होगा ये इसका एक शून्यक कहलाएगा। तो हम क्या करते हैं कि इस ax प्लस b को हम 0 के बराबर कर देते हैं। क्या करते हैं, ax प्लस b को हम 0 के बराबर कर देते हैं और ये एक चर का एक समीकरण बन गया और इस समीकरण से हम x का मान ज्ञात कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, ax बराबर माइनस का b, ये b उधर जाएगा बराबर के उस साइड तो चिन्ह बदल जाएगा तो माइनस b हो जाएगा। यहां से हम x का मान ज्ञात कर सकते हैं माइनस b बट्टा a, और x बराबर माइनस b बट्टा a इस रैखिक बहुपद का एक शून्यक है। x के जगह पे उसका हम मान रखेंगे तो 0 के बराबर हो जाएगा। विश्वास नहीं हो रहा है तो हम जांच के देख लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि a x के जगह पे क्या रखना है, माइनस b बट्टा a और प्लस b, ये अगर 0 के बराबर आएगा तो 0 कहलाएगा ना। ठीक है, ये a से a कट जाएगा, माइनस b प्लस b बचेगा
माइनस बी प्लस बी शून्य के बराबर आ जाएगा, यानी कि माइनस बी बट्टा ए इस रैखिक बहुपद का क्या है, शून्यक है। हम सामान्य रूप का निकाल चुके हैं, तो किसी भी बहुपद का निकाल सकते हैं जिसका मान दिया रहेगा। यहां पे एक बात ध्यान दीजिए, क्या ध्यान दीजिए, यहां पे देखिए कि इस बहुपद में, इस px में x का क्या गुणांक है, x का गुणांक क्या है, x का गुणांक a है, और अचर पद क्या है, अचर पद b है। और इस शून्यक को अब ध्यान से देखिए, इस शून्यक को यदि आप देख रहे हैं तो क्या लिखा हुआ है, x बराबर b के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, x बराबर माइनस, और ये b लिखा हुआ है, ये b है ना, तो इस b को हम लिख सकते हैं अचर पद, ऐसा तो हम लिख सकते हैं ना, ये b लिखा हुआ है, ये b अचर पद के बराबर है, तो अचर पद हम इसके जगह पे लिख सकते हैं। और a के जगह पे इसी प्रकार से हम क्या लिख सकते हैं, x का गुणांक, क्या लिख सकते हैं, x का गुणांक। और यही संबंध होता है, इस x को यदि हम देखें तो ये x क्या है, इस बहुपद का शून्यक है, और शून्यक किसके बराबर है, अचर पद और x के गुणांक के अनुपात के बराबर है, वो किसके साथ, माइनस चिन्ह के साथ। अब इस चीज को एक उदाहरण से समझ लेते हैं, जैसे कि हम एक उदाहरण लेते हैं यहाँ पे, इस चीज को यहाँ पे एक उदाहरण से समझते हैं। हमारा एग्जाम्पल हो गया, हमने एक px ले लिया, क्या ले लिया, px बराबर 5x माइनस 10, ये हमारा px हो गया। अब हमें दिखाना है कि इसके गुणांक और इसके शून्यक के बीच में किस प्रकार का संबंध है। चलिए देखते हैं, px का शून्यक ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे कि 5x माइनस 10 को हम शून्य के बराबर करेंगे, या डायरेक्ट चाहें तो हम इसकी तुलना ax प्लस b से करके x बराबर माइनस b बट्टा a हम ज्ञात कर सकते हैं। इसको आप प्रैक्टिस करते चले जाइएगा तो समझ जाइएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, इसको मिटाते हैं, यहाँ से x का मान क्या आएगा, 10 बट्टा 5 यानी कि 2 के बराबर आएगा। x का मान क्या आ गया, शून्यक क्या आ गया, px का जो शून्यक है, px का शून्यक 2 के बराबर आ गया। x का गुणांक क्या है, यहाँ पे x का गुणांक क्या है, 5 के बराबर है। अचर पद क्या है, अचर पद माइनस का 10 है, 10 लिखने का गलती मत करिएगा आप, क्योंकि इसकी तुलना आप ax प्लस b से करिएगा तो ये क्या बन जाएगा, 5x प्लस माइनस का 10, तो b के जगह पे क्या लिखा हुआ है, माइनस 10 ही तो लिखा हुआ है, तो b का मान यानी अचर पद क्या है, माइनस का 10 है। हमने संबंध को क्या पढ़ा है यहाँ पे कि x बराबर क्या होता है, माइनस माइनस क्या, अचर पद माइनस माइनस 10, और x का गुणांक क्या है, x का गुणांक है 5। इसको करेंगे तो 10 बट्टा 5 होगा जो 2 के बराबर आएगा, और यही इसके बीच में तो संबंध है, और इस प्रकार से हम इसको दिखा देंगे। उम्मीद है कि रैखिक बहुपद के लिए उनके शून्यकों और उनके गुणांकों के बीच में आप संबंध दर्शा सकते हैं। अब इसी चीज को चलते हम द्विघात बहुपद पे सीखते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें क्या करना है कि किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच में हमें संबंध को दिखाना है। अब द्विघात बहुपद में इस चीज को हम क्या करते हैं, देखते हैं। तो द्विघात बहुपद का हम सामान्य रूप की सबसे पहले बात करते हैं कि द्विघात बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है। द्विघात बहुपद का सामान्य रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। हमने द्विघात बहुपद की परिभाषा यही तो पढ़ी थी कि एक ऐसा बहुपद किसी भी चर में हो सकता है जहां चर का अधिकतम घात 2 होगा, उसको हम द्विघात बहुपद कहेंगे। चर का अधिकतम घात 2 है, अर्थात ये द्विघात बहुपद है। यहाँ पे कुछ कंडीशन होता है कि जो a है, b है और c है, ये क्या है, वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, और a शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। a शून्य के बराबर क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि a यदि शून्य के बराबर हुआ तो a गुणे x² शून्य के बराबर हो जाएगा, और ये वाला जब पद शून्य के बराबर हो जाएगा तो बचा हुआ जो पद बचेगा ये रैखिक बहुपद बचेगा, ना कि द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद होने के लिए x² का जो गुणांक होगा ये शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ गए। इसके बाद पिछले टॉपिक में जहां हमने रैखिक बहुपद के लिए उनके शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध देखा था, तो वहां पे हमने शून्यक भी समझा था और गुणांक भी समझा था। तो शून्यक की बात करें तो फिर से एक बार दोहरा लेते हैं, किसी भी बहुपद का शून्यक क्या होता है, जिस चर में भी वो बहुपद दिया रहेगा उस चर का एक ऐसा मान जो उस बहुपद को शून्य के बराबर बना दे। यहाँ पे हम बहुपद को px ऐसे लिख सकते हैं, px बराबर ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
इसके गुणांक की यदि हम बात करें तो एक्स स्क्वायर का गुणांक किसके साथ हुआ है, तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का किसके साथ गुणा है, ए के साथ गुणा है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक ए हो गया। इसी प्रकार से एक्स का गुणांक, एक्स का गुणा किसके साथ है, बी के साथ है, तो एक्स का गुणांक क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसी प्रकार से अचर पद क्या हो जाएगा, अचर पद क्या होता है, जिसमें कोई चर नहीं लिखा होता है उसको हम अचर पद कहते हैं, या जिसमें चर का घात शून्य होता है उसको अचर पद कहते हैं। दोनों बातें सेम है, तो अचर पद क्या है, सी है। ये हो गया गुणांक के बारे में। अब यहाँ पे बात ये आती है कि इस द्विघात बहुपद का हम शून्यक कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे कि हमने रैखिक बहुपद में क्या किया था कि जो रैखिक बहुपद px दिया था इसको हमने शून्य के बराबर किया था। जो px जब शून्य के बराबर है तो ax² प्लस bx प्लस c भी शून्य के बराबर होगा, तभी तो हम इसका शून्यक ज्ञात करेंगे। अर्थात जब शून्यक हम कह रहे हैं कि x इसका एक शून्यक है तो x का क्या मान है, तो इसको शून्य के बराबर करके हम ज्ञात कर सकते हैं। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसको ज्ञात करने का एक तरीका होता है जिसे हम गुणनखंड विधि कहते हैं, और गुणनखंड विधि से ही इनका हम गुणनखंड ज्ञात करते हैं। किनका, द्विघात बहुपद का। इसको आगे चल के द्विघात समीकरण में और तरीके सीखेंगे हम इनका शून्यक ज्ञात करने के लिए। वहाँ पे समीकरण में हम शून्यकों को मूल कह के पुकारेंगे। क्या कह के पुकारेंगे, मूल। यहाँ पे हम लोग शून्यक कह रहे हैं क्योंकि ये मान को शून्य के बराबर लेके आ रहा है, वहाँ पे हम उसको मूल कह के पुकारेंगे। वहाँ पे जो द्विघात समीकरण में पढ़ना होगा वहाँ पे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे जो हम लोग पढ़ रहे हैं इस चीज़ को तो सबसे पहले सीखिए। क्या सीखने वाले हैं हम लोग कि जो द्विघात बहुपद दिया हुआ है इसका शून्यक हम कैसे ज्ञात करें। आप एक बात नोटिस किए होंगे, तो आप पीछे देखिए कि हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो रैखिक बहुपद है ना, इसका केवल और केवल एक शून्यक आया है। एक शून्यक मतलब इसको ऐसे ध्यान में रखिएगा कि रैखिक बहुपद यानी कि घात एक है, तो घात एक है तो अधिकतम शून्यकों की संख्या इसकी एक होगी। यहाँ पे हम द्विघात बहुपद देख रहे हैं ना, तो द्विघात बहुपद में घात की संख्या कितनी है, 2 है, तो इसके अधिकतम 2 शून्यक होंगे। अधिकतम, उससे कम एक भी हो सकता है, और इसका कोई शून्यक होगा कि नहीं होगा इसकी भी चर्चा हम आगे करेंगे, द्विघात समीकरण में करेंगे। बहुपद में इस बात को ज़्यादा हम लंबा चौड़ा नहीं करते हैं। यहाँ पे ध्यान इतना रखिए कि द्विघात बहुपद होगा तो इसके अधिकतम 2 शून्यक होंगे, त्रिघात बहुपद होगा तो अधिकतम 3 शून्यक होंगे, यानी कि शून्यकों की संख्या 3 हो सकती है। यदि इन बातों को आप ध्यान में रख चुके हैं तो चलिए हम इस बात को सीखते हैं कि इसका हम शून्यक कैसे ज्ञात करेंगे, क्योंकि ज़्यादा इधर उधर की हम बातें करते जाएंगे तो ये वीडियो लंबा होता जाएगा। इसलिए हम मुद्दे पर आते हैं और सीखते हैं कि इसका हम शून्यक कैसे ज्ञात करेंगे। हमें px क्या दिया हुआ है, px दिया हुआ है ax² प्लस bx प्लस c दिया हुआ है। यहाँ पे आप कितना भी कोशिश कर लीजिएगा कि x का मान ज्ञात कर लीजिए जैसे कि दिया हुआ है, तो बिना गुणनखंड विधि से इसको ज्ञात नहीं कर सकते हैं। इस चीज़ को समझते हैं कि कैसे ज्ञात करेंगे। गुणनखंड विधि में हम क्या करेंगे, जो ये हमारा द्विघात बहुपद दिया हुआ है इसको हम मानक रूप में लिखेंगे। मानक रूप में लिखने से मतलब है कि इसको हम तो ऐसा भी लिख सकते हैं ना कि bx प्लस c प्लस ax², या लिख सकते हैं कि bx प्लस ax² प्लस c, या लिख सकते हैं कि c प्लस ax² प्लस का b। और तरीके हैं इसको लिखने के, लेकिन हम ध्यान ये रखेंगे कि इसको मानक रूप में हम कैसे लिखेंगे कि जिस पद में घात सबसे अधिक होगा उसको पहले लिखेंगे, उससे कम घात वाले को उसके बाद लिखेंगे, और सबसे कम घात वाले को उसके बाद लिखेंगे। इसमें 3 पद हैं तो 3 पदों को हम ऐसे लिख देंगे कि पहले x² वाला पद होगा, फिर x वाला पद होगा, और फिर x का घात 0 वाला पद होगा, यानी कि अचर पद होगा। मानक रूप में लिखने के बाद क्या करेंगे, इस बात पे ध्यान दीजिए। आप चाहे तो इन दोनों पदों को आपस में गुणा कीजिए, या x² का जो गुणांक है a और इसको जो c लिखा हुआ अचर पद इसको आपस में गुणा कीजिए, तो कुछ तो गुणनफल आएगा ना। यहाँ पे कुछ संख्यात्मक मान लेंगे, हम उदाहरण लेंगे तो उसको समझेंगे। a गुणे c करने के बाद क्या आएगा, ac आएगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो बीच वाला पद है ना इसको 2 भाग में बांटेंगे, और इस विधि को हम लोग क्या कहते हैं, मध्य पद विभक्त विधि। क्या कहते हैं, मिडिल टर्म एक्सपेंडेशन। यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, जो बीच वाला पद लिखा हुआ है bx, उसमें से b को उठाएंगे और b को उठा के a प्लस b के रूप में इस प्रकार से तोड़ेंगे कि a प्लस b करें तो b के बराबर आए, और a गुणे b करें तो ac के बराबर आए। आपको ऐसा यहाँ पे समझाने पर नहीं लग रहा होगा कि आपको समझ में आ रहा है। चलिए इस चीज़ को हम क्या करते हैं, उदाहरण से समझते हैं। क्या होगा इसके बाद वहीं पे चर्चा कर लेंगे, इसके बाद भी और प्रक्रिया होगी, उसको समझते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगले पेज पे चलते हैं, और अगले पेज पे हम समझते हैं कि किस प्रकार से इसको करेंगे। एक हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम उदाहरण ले लेते हैं। px बराबर 2x²
माइनस का 5x प्लस का 3 ले लेते हैं और इसको हम उदाहरण के रूप में समझते हैं। ये ax² प्लस bx प्लस c के रूप का लिखा हुआ है। अगर यहाँ से हम ज्ञात करें तो x² का गुणांक क्या होगा, लिखते हैं इसको, x² का गुणांक यहाँ पे ज्ञात कर लेते हैं पहले, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसके बाद भी इसको सीखेंगे। या हम क्या करते हैं कि बाद में गुणांक ज्ञात करेंगे, पहले इसका गुणनखंड हम ज्ञात करना सीखते हैं। ये इस रूप का है, मानक रूप में लिखा हुआ है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, ठीक है। अब हमने क्या कहा था कि आप चाहें तो इस पद को और इस पद को गुणा कर सकते हैं, या x² का जो गुणांक है वो और अचर पद है वो, इसको आपस में गुणा कर सकते हैं। तो गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, 2 × 3 यानी कि 6 के बराबर बनेगा। बीच वाले पद को हमें क्या करना है, विभक्त करना है, यानी कि 2 पार्ट में बांटना है। विभक्त करने का मतलब अलग अलग करना है। किस प्रकार से करना है, आप चाहें अगर आप इन पदों को गुणा किए होते, दोनों पदों को गुणा किए होते, तो इस पद को बांटते। पदों को गुणा हमने नहीं किया है, इसके गुणांकों को और अचर पद को गुणा किया है। तो x का जो गुणांक है इसको हम लेंगे। x का गुणांक क्या है, -5 है, चिन्ह के साथ लेंगे, क्योंकि bx आता है उसके आगे प्लस रहता है, इसके आगे क्या है, माइनस है। जब यहाँ पे प्लस करेंगे तो -5x इस प्रकार से हो जाएगा। तो b का मान क्या है, -5 है। तो -5 को हम क्या करेंगे कि a + b के रूप में तोड़ेंगे, जोड़ के रूप में तोड़ेंगे। इस प्रकार से तोड़ेंगे कि इन दोनों को यदि हम जोड़ें, a + b को जोड़ें तो -5 के बराबर आ जाए, और गुणा करें a × b तो ये 6 के बराबर आए। तो किस प्रकार से तोड़ सकते हैं, तो हम क्या करते हैं कि ये जो 6 लिखा हुआ है, या इनका जो गुणनफल आएगा, यहाँ पे तो 2 और 3 है, तो इनका जो गुणनफल आया है इसका हम गुणनखंड करते हैं। 6 का गुणनखंड करेंगे तो 2 से कटाएंगे तो 3 बार में जाएगा। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि 2 और 3 को हम जोड़ेंगे तो 5 आएगा, और 2 और 3 को गुणा करेंगे तो 6 आएगा। और यही हमें चाहिए, नहीं, हमें ये नहीं चाहिए। ध्यान दीजिए कि 2 और 3 को आप गुणा कीजिएगा तो 6 तो आ जाएगा, लेकिन जोड़ने पे 5 आएगा। यहाँ पे तो -5 लिखा हुआ है। तो हम क्या करें, हम ये कर सकते हैं कि इन दोनों में माइनस का चिन्ह लगा देते हैं, -2 -3, -2 प्लस माइनस का जब 3 करेंगे, ये a हो गया, ये b हो गया, तो ये -5 के बराबर आएगा। और इन्हीं को -2 को और -3 को गुणा करेंगे, ये a और ये b है, तो माइनस माइनस प्लस और 2 × 3 6 हो जाएगा, यानी कि ये 6 के बराबर आएगा। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, 2 और 3 ना लेकर -2 और -3 लेंगे। और इसको आगे किस प्रकार से लिखेंगे इस चीज़ को समझते हैं। इन सारी चीज़ों को मिटाते हैं और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो 2x² है इसको इसी प्रकार से लिखेंगे। बीच वाले पद को हमें विभक्त करना है। किस प्रकार से विभक्त करना है कि -2x - 3x इस रूप में विभक्त करना है। आप देखेंगे तो -5x को -2 -3 तो लिख ही सकते हैं x के रूप में, इस प्रकार से, प्लस का 3। इन दोनों चीज़ों में कोई अंतर नहीं है। बस हमने क्या किया है कि इसमें 3 पद थे और इसमें हमने 4 पद बना दिया है। बीच वाले पद को तोड़कर 2 पदों में बांट दिया है, और कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ऐसा हम कर सकते हैं। अगर हमारे बहुपद के मान में कोई परिवर्तन हो तब ना दिक्कत हो। तो कोई बच्चा कहेगा कि हमें ये सारी चीज़ें समझने की क्या ज़रूरत है कि इसको गुणा करना है, ऐसे करना है, इसको इस प्रकार से तोड़ना है कि इस रूप में आए, गुणा करें तो इस रूप में आए, क्योंकि इसको आप ऐसे नहीं कर सकते हैं, आपको इसी प्रकार से करना होता है। अब देखिए, जो हम बातें कह रहे थे इस चीज़ को भी एक बार समझ लीजिए कि हम चाहें तो ये वाला जो पूरा पद है इसको और अचर पद है इसको इस प्रकार से गुणा कर सकते हैं कि 2x² × 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6x² आ जाएगा। इन दोनों को हमने इस रूप में तोड़ा है कि जोड़ेंगे तो बीच वाला पद आना चाहिए, गुणा करने के बाद हमारा ये वाला पद आना चाहिए। तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा, -5x आ जाएगा, और गुणा करेंगे तो -2x × -3x क्या बनेगा, माइनस माइनस प्लस 6 x² ये वाला पद बन रहा है। और यही हम बात कर रहे थे, लेकिन हमने पहले क्या समझा कि उनका जो गुणांक है उसको हमने ले लिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो 4 पद बन गए ना। अब इन चारों पदों में ध्यान दीजिए कि इन 2 पदों में और इन 2 पदों में, यहाँ से देखेंगे तो इन 2 पदों में 2x कॉमन है। कैसे कॉमन है, 2x² लिखा हुआ है, माइनस का 2x लिखा हुआ है। इन दोनों पदों पर ही ध्यान दीजिए, तो इन दोनों में से 2 और x दोनों कॉमन ले सकते हैं। तो क्या बनेगा, x - 1। कैसे, इस चीज़ को समझिए। कॉमन का मतलब क्या होता है कि उसको जो कॉमन है उससे भाग दीजिए।
जैसे कि यहाँ पे यदि हम 2x से इसमें भाग दें और इसी में हम 2x से क्या करें, गुणा कर दें, तो क्या बनेगा ये, इसको देखिएगा। हमने अभी क्या लिखा था कि 2x कॉमन लेंगे तो x माइनस का 1 बचेगा। अब ये किस प्रकार से हो रहा है इस चीज़ को समझिए। यहाँ पर हम 2x से गुणा कर रहे हैं, 2x से भाग दे रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों कट जाएंगे तो यही बचेगा, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं। 2x स्क्वायर में हम 2x से भाग देंगे तो क्या बनेगा, x बचेगा, और माइनस का 2x में हम x से भाग देंगे, 2x से भाग देंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब यही चीज़ तो ये लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए कि 2x स्क्वायर बट्टा 2x माइनस का 2x बट्टा 2x और ऊपर गुणा है 2x से। तो इस पीछे वाले 2x को हम आगे 2x लिख सकते हैं, इसको काटेंगे तो क्या बचेगा, x बचेगा और माइनस इसका 1 बचेगा। तो यही तो हमने यहाँ पे भी तो लिखा है। इसी प्रकार से इन दो पदों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इन दो पदों में अगर हम देखें तो क्या कॉमन है, माइनस का 3 कॉमन है। माइनस का 3 कॉमन लेंगे इसमें से, -3x प्लस 3, इन दो पदों को देखिए, इन दोनों पदों में तो यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, लेकिन पहले पद में से हम माइनस के साथ इसको कॉमन ले रहे हैं। माइनस के साथ कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस का 1 बचेगा। इसको गुणा करके देखिए, माइनस का 3x माइनस माइनस प्लस 3, यही तो बन रहा है जो ऊपर वाला है। कॉमन लेके हम लिख रहे हैं, किस लिए ले रहे हैं इसको देखिएगा। यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस का 1। अब देखिए कि ये दो पदों में हो गया, ये एक पद और ये एक पद, भले इसके अंदर दो दो पद हैं, लेकिन यहाँ पे माइनस इसको दो पदों में अलग कर रहा है, ये वाला माइनस इसको दो पदों में अलग कर रहा है, और इन दोनों पदों में x माइनस 1 और x माइनस 1 कॉमन है, तो इनको भी हम कॉमन ले लेते हैं। x माइनस 1 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 2x बचेगा, और इधर क्या बचेगा, माइनस का 3 बचेगा। तो ये हो गया, और ये गुणनखंड रूप में हो गया। इस चीज को हम इसी रूप में बदलने के लिए ये सारी प्रक्रिया कर रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चों के मन में ये भी प्रश्न आ सकता है कि क्या सभी द्विघात बहुपद को हम गुणनखंड रूप में तोड़ सकते हैं। ये आगे चर्चा का विषय है, हम आगे चर्चा करेंगे कि तोड़ सकते हैं कि नहीं तोड़ सकते हैं। बस यहाँ पे जो उदाहरण आपको मिलेंगे आप उसको उस रूप में तोड़ सकते हैं, वैसे ही आपको मिलेंगे। अब यहाँ पे देखिए कि अब क्या हो रहा है, इसको हमने इस रूप में लिख लिया। ये क्या लिखा हुआ है, इस चीज को फिर से देखते हैं। px बराबर लिखा हुआ है 2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 3, और इसी को हमने गुणनखंड रूप में क्या कर दिया है, x माइनस का 1 और 2x माइनस का 3 रूप में लिख दिया है। दोनों चीजें बराबर लिखी हुई है, एक ही है, बस उसको हमने गुणनखंड रूप में कर दिया है। इसका इसके साथ गुणा है, चाहे आप तो इन दोनों को आपस में गुणा करके, यदि आपको बहुपद का गुणा आता हो तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं, या मैं कहूं कि बीजीय व्यंजकों का गुणा आता हो आपको तो इसको आसानी से कर सकते हैं। करिएगा तो यही हमें प्राप्त होगा। अब यहां से देखिए, अब हमें क्या ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना है। शून्य का मतलब क्या कि x का क्या हम मान रखें कि px शून्य के बराबर आ जाए, यानी कि ये वाला जो है ये शून्य के बराबर आ जाए। अब जो रैखिक समीकरण में हमने किया था वही काम यहाँ पे कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, हमें इसका शून्य ज्ञात करना है तो px को शून्य के बराबर करना पड़ेगा। जब px को शून्य के बराबर करेंगे तो x माइनस 1 गुणे 2x माइनस 3 को भी हम शून्य के बराबर लिख सकते हैं। यहाँ पे इस बात को देखिए कि यहाँ पे इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। दो संख्याएं a गुणे b शून्य के बराबर लिखी हुई है, या तो a शून्य होगा या b शून्य होगा। दो संख्याओं का गुणनफल शून्य के बराबर है, जैसे कि शून्य गुणे हम कुछ ही संख्या में गुणा करेंगे तो वो शून्य के बराबर आता है। तो या तो ये a शून्य है या ये b शून्य है। तो हमें क्या पता कि कौन सा शून्य है, हम एक एक करके दोनों को शून्य के बराबर कर लेते हैं। हमें तो नहीं पता ना कि कौन सा शून्य है, तो हम क्या करते हैं, x माइनस 1 को हम शून्य के बराबर करते हैं तो x का क्या मान आएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। इसी प्रकार से 2x माइनस 3 को हम शून्य के बराबर करेंगे तो x का मान क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। यहाँ से ध्यान दीजिए कि px बराबर 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 के दो शून्यक है। कौन कौन से, दो शून्यक x बराबर 1 और x बराबर 3/2 है। अब यहां से आप चाहे तो जांच कर सकते हैं कि क्या 1 और 3/2 इस px के शून्यक हैं। जांच करने के लिए हम क्या करेंगे,
x का मान उस बहुपद में रखेंगे, यदि शून्य के बराबर आ जाएगा तो हम कहेंगे कि शून्यक है। तो चलिए हम जांच लेते हैं इस चीज़ को, इन सारी चीज़ों को हम मिटा देते हैं। उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। यहाँ से हम क्या करते हैं, जांचते हैं। यहाँ पे देखिए कि x बराबर 1 या x बराबर, इसको या ना लिख के हम क्या करते हैं, x बराबर 3/2 लिखते हैं। हम क्या करते हैं, इसको x बराबर 1 को इसमें रखते हैं, P1 यानी कि P1 हम मान ज्ञात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 2 गुणे 1 का स्क्वायर माइनस 5 गुणे 1 प्लस का 3। सरल करेंगे तो 2 माइनस 5 प्लस 3 यानी 5 माइनस 5 यानी कि शून्य के बराबर आ रहा है। यानी कि x बराबर 1 px का क्या है, एक शून्यक है। px का एक शून्यक है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसी चीज़ को हम इस प्रकार से भी लिखते हैं, यदि x बराबर 1 लिखा हुआ है तो x माइनस 1 बराबर हम शून्य भी लिख सकते हैं। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि जो x माइनस 1 है ये px का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। इस बात को हम इस रूप में भी लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए इस बात को हम समझते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा कि x माइनस 1 इस बहुपद का एक गुणनखंड भी है। गुणनखंड का मतलब क्या है कि उससे हम इस बहुपद को काट सकते हैं, काटेंगे तो शेषफल क्या आएगा, शून्य के बराबर आएगा। क्या आएगा, शेषफल शून्य के बराबर आएगा। गुणनखंड का मतलब यही ना होता है। जैसे कि इसको सरल भाषा में समझे तो यदि मैं कहूँ कि 2 4 का एक गुणनखंड है तो 2 से 4 में जब हम भाग देंगे तो शेष क्या आएगा, शून्य के बराबर आएगा। इसी प्रकार से मैं कह रहा हूं कि x माइनस 1 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 का एक गुणनखंड है, यानी कि इससे जब हम इसमें भाग देंगे तो जो शेष आएगा ये भी शून्य के बराबर ही आएगा। इसका मतलब ये होता है, ठीक है। इतना समझ गए गुरुजी, आगे समझाइए। आगे समझते हैं, एक और जांच करते हैं। x बराबर 3/2 तो भी हमने निकाला है ना, इसको जांच करते हैं रख के। तो p 3/2 रखेंगे तो क्या आएगा, 2 गुणे 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 5 गुणे 3/2 प्लस का 3। इसको सरल करेंगे तो क्या आएगा, 2 9/4, 2 गुणे 9/4 होगा ये, माइनस 5 गुणे 3/2 प्लस का 3। 2 से 4 कटेगा 2 बार में तो क्या बन जाएगा, 9/2 माइनस 15/2 प्लस का 3। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, 9 माइनस 15 और 3 दूना 6 हो जाएगा, यानी कि 15 माइनस 15/2 होगा। 0/2 किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। यानी कि p 3/2 का मान क्या आ रहा है, p 3/2 का मान शून्य के बराबर आ रहा है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि x बराबर 3/2 इस px का क्या है, एक शून्यक है। यदि 3/2 px का एक शून्यक है तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि x माइनस 3/2 इसका एक गुणनखंड है। नहीं कह सकते हैं क्या, अभी तो हमने समझा यार, इसको एक और तरीके से समझाऊंगा मैं आपको। यहाँ पे देखिए क्या लिख सकते हैं कि x बराबर 3/2 इसका एक शून्यक है, तो x माइनस 3/2 बराबर हम शून्य भी लिख सकते हैं। अब इस बात को एक और तरीके से समझिए कि हम क्यों कह सकते हैं कि x माइनस 3/2 इसका एक शून्यक है। क्योंकि यदि आपको ध्यान हो तो हमने क्या निकाला था, इसको तो हमने ये लिखा था कि नहीं कि 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर हमने क्या लिखा था, x माइनस 1 गुणे 2x माइनस का 3। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि x माइनस 1 इसका एक गुणनखंड है और 2x माइनस 3 भी एक इसका गुणनखंड है। कोई बच्चा कहेगा कि आप कह रहे हैं कि x माइनस 3/2 इसका एक गुणनखंड है, ये कैसे, यहाँ पे तो 2x माइनस 3 है। इस चीज़ को समझते हैं। यहाँ पे देखिए इसमें से हम क्या करते हैं, 2x माइनस 3 में ऐसा करते हैं कि 2 से ऊपर हम क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं, नीचे 2 से भाग दे देते हैं। ये क्या हो जाएगा, 2 से जब हम भाग देंगे तो ऊपर वाला 2 को ऐसे ही रखने देते हैं और नीचे वाला 2 से अंदर भाग देते हैं, तो 2x/2 माइनस का 3/2 हो जाएगा। इस 2 से ये 2 कट जाएगा, क्या बन जाएगा, 2 इंटू x माइनस का 3/2। अब देखिए इस चीज़ को हम कैसे कर रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे हम लिख सकते हैं, इसको हम क्या करते हैं, x माइनस 1, 2 हमने कॉमन लिया है तो x माइनस 3/2 बन रहा है। इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2 गुणे x माइनस 1
x माइनस 3/2, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जब इसका हम शून्यक ज्ञात करेंगे ना, इसको जब हम शून्य के बराबर करेंगे तो इस 2 से इधर जाकर भाग लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा, यही तो बचेगा, ये बचेगा। अब इस चीज़ पे एक और चीज़ समझते हैं। अभी हमारा मेन चीज़ समझना ये बाकी है कि एक द्विघात बहुपद में उसके शून्यकों और गुणांकों के बीच में क्या संबंध होता है। अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा कि एक द्विघात बहुपद का शून्यक हम कैसे ज्ञात करेंगे, क्योंकि शून्यक ज्ञात करना ही एक हमारे लिए बात है, यही हमें सीखना है। इसी प्रकार के प्रश्नावली हमें दिए हुए हैं और इसी प्रकार के प्रश्न हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो गुणनखंड विधि से उसका हम क्या ज्ञात करना सीख चुके हैं, शून्य ज्ञात करना सीख चुके हैं। हमें तो गुणांक ज्ञात करना आता है, हम गुणांक ज्ञात कर लेंगे। अब चलिए यहाँ से वो भी समझ लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, गुणांक तो हम ज्ञात कर ही लेंगे। यहाँ से हम क्या ज्ञात करते हैं, एक बात को ध्यान रखिए कि x बराबर 1, x बराबर 3/2 इस px के क्या है, शून्यक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। x माइनस 1 और x माइनस 3/2 क्या है, ये गुणनखंड है। किसके गुणनखंड है, px के गुणनखंड है, ध्यान रखिएगा। अब हम क्या करते हैं, यहां पे हम ज्ञात करते हैं गुणांक। x² का क्या गुणांक है, x² का गुणांक का मतलब क्या होता है कि x² का जिसके साथ गुणा होगा, किसके साथ गुणा है, 2 के साथ गुणा है, तो 2 हो गया। x का गुणांक क्या होगा, x का जिसके साथ गुणा होगा वो होगा, तो किसके साथ गुणा है, -5 के साथ है, ठीक है। अचर पद क्या है, अचर पद है 3। इतना तो हमने समझ लिया। इस चीज को हम क्या करते हैं, साइड में लिख लेते हैं, यहाँ पे इसको मिटाते हैं और इस चीज को हम क्या करते हैं, कॉर्नर पे इसको लेके चलते हैं। इसको हम कॉर्नर पे आसानी से लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं और थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, दिख रहा है आपको, ठीक है। अब यहाँ हम इस चीज को देखते हैं, क्या करते हैं, एक बात देखिए, यहाँ पे x बराबर 1 एक शून्यक है और x बराबर 3/2 एक शून्यक है। इन दोनों को हम आपस में जोड़ते हैं। क्यों जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे, इस चीज को हम बाद में देखेंगे, पहले जोड़ के देखते हैं और कुछ निष्कर्ष निकालते हैं। जब 1 + 3/2 करेंगे तो इसका योगफल क्या आएगा, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 2 होगा, तो 2 + 3 यानी कि 5/2 आएगा। अगर मैं बात करूं कि इस चीज को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं, -5/2, तो कोई दिक्कत है क्या, ऐसा तो हम लिख सकते हैं। अब इस बात को देखते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ax² + bx + c कर लेते हैं, जो है द्विघात बहुपद का सामान्य रूप। यहाँ से a क्या है, x² का गुणांक है जो कि 2 के बराबर है, यहाँ पे भी हम लोगों ने निकाल रखा है। b क्या है, -5 है। c क्या है, अचर पद 3 है। यही चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसकी तुलना जब हम इन दोनों को करेंगे आपस में तो a, b और c हमें इस प्रकार से प्राप्त होंगे। अब देखिए, इस चीज़ को मैं ये भी लिख सकता हूँ कि -b/2। b क्या है, -5 है और 2 क्या है, 2 को हम a लिख सकते हैं, यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया है, ये a हो जाएगा। अब देखिए कि b क्या है, b को हम क्या कहेंगे, -5 लिखा हुआ है, ये क्या है, x का गुणांक है, क्या है, x का गुणांक है। और a क्या है, x² का गुणांक है, x² का गुणांक है। अब देखिए एक बात और यहाँ पे समझिए कि हमने यहाँ पे शून्यकों को क्या किया है, शून्यकों को आपस में हमने क्या किया है, जोड़ा है। तो इस चीज को हम ये भी लिख सकते हैं, शून्यकों का योग या योगफल। तो शून्यकों का योगफल करने के बाद हमें क्या प्राप्त हो रहा है, -b/a। ये अनेक बहुपदों पे अप्लाई होगा, ये प्रत्येक के लिए होगा। इस चीज़ को हम x² + bx + c पे भी समझेंगे, जो सामान्य रूप होता है इस चीज़ पे समझेंगे, ठीक है। और इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, -x का गुणांक बटा x² का गुणांक। कोई दिक्कत, आगे इस चीज़ को समझेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगले पेज पे चलते हैं, एक और चीज़ देखते हैं यहाँ से। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इन दोनों शून्यकों को, 1 को और 3/2 को आपस में गुणा कर देते हैं। गुणा करने के बाद क्या प्राप्त होगा, 3/2 ही प्राप्त होगा। अब इस 3/2 को देखिए, हम 3/2 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ 3 क्या है, ये 3 लिखा हुआ है c, तो 3 को हम c के बराबर लिख सकते हैं।
और 2 क्या है, 2 है a। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से भी तो लिख सकते हैं कि c बट्टा a। अब इस c की बात करें, यहीं पे हम देखें तो ये 3 क्या है, अचर पद है, और 2 क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। यहां पे हमने शून्यकों के साथ क्या किया है, शून्यकों को आपस में गुणा किया है। तो इस चीज को हम ये भी लिख सकते हैं, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या बन रहा है, c बट्टा a। ये c बट्टा a क्या है, एक है c अचर पद, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, a है। इस चीज को हम ऐसे याद रख सकते हैं। और इस चीज को ध्यान में रखिएगा, किसी भी द्विघात समीकरण के लिए आप ऐसा लिख सकते हैं, उसके शून्यकों के बीच का जो संबंध होता है यही 2 चीज होता है, और ये शून्यकों का योगफल इस प्रकार से होता है। अब आप समझिए कि हमने इस उदाहरण के लिए समझा है, किसके लिए समझा है, इस उदाहरण के लिए समझा है। इस चीज को हम क्या करते हैं, एक सामान्य रूप का जो द्विघात समीकरण द्विघात बहुपद होता है, इस चीज के लिए समझते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि इस चीज को, ये जो दोनों चीजें लिखी हुई हैं, इन दोनों चीजों को आप क्या करेंगे, याद कर लेंगे। द्विघात समीकरण के जो शून्यक होते हैं, शून्यकों को यदि हम आपस में जोड़ते हैं तो क्या आएगा, माइनस का b बट्टा a आएगा। यहाँ पर b क्या है, b x का गुणांक है, और a क्या है, a एक्स स्क्वायर का गुणांक है। इसी प्रकार से जब दोनों शून्यकों को आपस में हम गुणा करेंगे तो c बट्टा a आएगा। c क्या है, अचर पद है, a क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। इस चीज़ को हम ध्यान में रखेंगे, बहुत जरूरी है ये चीज़। ठीक है, हम क्या करते हैं, इस चीज़ को मिटाते हैं और सामान्य रूप जो दिया है द्विघात बहुपद का, उस चीज़ पे इस चीज़ को समझते हैं। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा इससे क्या कर सकते हैं, इसके पे भी ध्यान दीजिएगा। हम क्या मान लेते हैं कि एक px दिया हुआ है, जो क्या है, a एक्स स्क्वायर है, प्लस बी एक्स प्लस सी दिया हुआ है। यहाँ पे a b c तीनों क्या होंगे, वास्तविक संख्याएं होंगी, a शून्य के बराबर नहीं होगा, ये सामान्य रूप होता है। अब हम क्या करते हैं कि हम मान लेते हैं कि एक x है जो शून्यक है, ये अल्फा के बराबर है, और एक x है जो बीटा के बराबर है। ये अल्फा और बीटा क्या है, ये यूनानी अक्षर है, ग्रीक वर्ड होते हैं, संकेत के रूप में हम प्रयोग में लेते हैं। और एक और गामा होता है जिसका हम प्रयोग में लेंगे, त्रिघात बहुपद जब हम पढ़ेंगे ना वहाँ पे लेंगे। तो ये संकेत है, ये इसको हम अचर मान के चलते हैं। ठीक है, इस चीज़ को हमने ऐसा ले लिया, एक शून्यक क्या है, अल्फा है, दूसरा शून्यक क्या है, बीटा है। अल्फा और बीटा समझ रहे हैं। ठीक है, ये दोनों शून्यक है, किसके शून्यक है, ये जो द्विघात बहुपद हमें दिया हुआ है इसके क्या है, शून्यक है। तो इनमें हम रखेंगे तो इसका मान शून्य के बराबर हो जाएगा। अल्फा को जब हम इसमें रखेंगे तो ये शून्य के बराबर हो जाएगा, तभी तो शून्य कहलाएगा। बीटा को जब हम इसमें रखेंगे शून्य के बराबर हो जाएगा, तभी तो ये शून्य कहलाएगा ना। यदि ये शून्यक है तो x माइनस अल्फा बराबर हम शून्य भी लिख सकते हैं, और x माइनस बीटा बराबर भी हम शून्य लिख सकते हैं। और x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा दोनों इस बहुपद के क्या होंगे, गुणनखंड होंगे। क्या होंगे, गुणनखंड होंगे। जब ये गुणनखंड है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में हम गुणा करते हैं। क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो गुणा करेंगे तो क्या होगा, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा होगा। और ये क्या आएगा, इसको गुणा करके हम लिखते हैं, किस प्रकार से लिखेंगे, गुणा करेंगे तो x का जब x के साथ गुणा करेंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा। जब हम इस अल्फा का माइनस अल्फा का x के साथ गुणा करेंगे तो माइनस का अल्फा x हो जाएगा। फिर इस x का जब हम इस माइनस बीटा के साथ गुणा करेंगे तो माइनस बीटा x हो जाएगा। और फिर इस अल्फा का इस बीटा के साथ गुणा करेंगे, दोनों का चिन्ह माइनस है तो दोनों प्लस हो जाएंगे मिलकर, और अल्फा बीटा बनाएंगे। यहाँ पे एक चीज़ और समझते हैं, हमने अभी क्या देखा कि ये जो हमारा a है, b है और c है, ये क्या है, वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। कोई दिक्कत है क्या? हम मान लेते हैं कि a बराबर 2 है, b बराबर क्या है, 4 है और c बराबर 6 है। कोई दिक्कत है क्या? ऐसा हो सकता है। तो इससे बना हुआ बहुपद क्या बनेगा, 2x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 6 बनेगा। इस समीकरण को हम देखिए इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। इन सभी में देखें तो 2 उपस्थित है यानी उभयनिष्ठ है, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 3 हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ये 2 क्या है, 2 इसका एक गुणनखंड है। क्या है? गुणनखंड है।
तो एक बात समझिए कि मान लीजिए कि इसका कुछ तो शून्यक होगा ना, इसका कुछ शून्यक होगा। x बराबर उस मान को इसमें रखेंगे तो ये शून्य के बराबर होगा। हमें इस दो से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसका शून्यक क्या होगा। तो ये किसी भी समीकरण या किसी भी बहुपद के लिए ऐसा हो सकता है। तो हम यहाँ पे क्या मान के चलते हैं कि इस बहुपद में जो सामान्य रूप लिखा हुआ है ना, इसमें क्या है कि k कॉमन है। क्या कॉमन है? k एक गुणनखंड क्या है, इसमें कॉमन है। जब इसमें k कॉमन है तो यहाँ भी हम k से गुणा कर देते हैं और यहाँ भी इसमें हम क्या करते हैं, k से गुणा कर देते हैं। k क्या है? k जो कॉमन गुणनखंड निकल सकते हैं वो है। जरूरी नहीं है कि सभी बहुपद में कॉमन गुणनखंड हो, लेकिन कॉमन हो भी सकता है। इसको आप ध्यान में रखिए। इसका महत्व आपको जब हम प्रश्न हल करेंगे, आपको उदाहरण के रूप में समझाएंगे, तब आपको समझ में आएगा। यदि आपको ये दिक्कत दे रहा है तो इसको ध्यान में रखिएगा। और ये k क्या है? k एक अचर पद है। क्या है? k एक अचर है। इसको हम ध्यान में रखेंगे। कोई पूछेगा कि k क्या है, तो कहेंगे कि इन x में या सभी पदों में जो कॉमन गुणनखंड होगा ना, वो है ये k। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस बात की तुलना करते हैं और यहाँ चीज़ एक देखते हैं। इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं k एक्स स्क्वायर, इन दोनों पदों में माइनस का x कॉमन है। देखिए है कि नहीं है? तो माइनस x जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? अल्फा प्लस बीटा। कई बच्चों को ये दिक्कत हो सकता है कि ये कैसे आया। इस चीज़ को देखिए, माइनस का अल्फा x लिखा हुआ है और माइनस का बीटा x लिखा हुआ है। इन दोनों में x है कि नहीं है? x के साथ साथ माइनस भी दोनों में है। तो माइनस को जब हम कॉमन लेंगे और x को कॉमन लेंगे तो ये x अल्फा बचेगा, अल्फा बचेगा, अल्फा के साथ साथ प्लस और बीटा बचेगा। और यही चीज़ हमने लिखा है। ठीक है, ये समझ गए। आगे बताइए। आगे प्लस में क्या है? प्लस में है अल्फा बीटा। ऐसा बन गया। अब इस चीज़ की तुलना किससे करते हैं हम? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब इन दोनों की तुलना करते हैं। तुलना करेंगे तो ए एक्स स्क्वायर और इन वाले पदों की तुलना करते हैं। k को यहाँ पे हम अंदर जब गुणा करेंगे तो ये k एक्स स्क्वायर बन जाएगा माइनस का k अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस k अल्फा बीटा होगा। अब इन दोनों की तुलना करेंगे। यही इस चीज़ को हमने यहाँ पे लिख दिया है। a बराबर क्या आएगा? a बराबर k आएगा। इसको एक समीकरण मान लेते हैं। b बराबर क्या आएगा? माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू के आएगा। इसी प्रकार से इसको एक समीकरण मान लेते हैं। और c का मान क्या आएगा? c बराबर आएगा k अल्फा बीटा। ठीक है, या अल्फा बीटा k हम इसको लिख सकते हैं। ये तीन समीकरण हो गए। अब इन तीन समीकरणों को हम क्या करेंगे? एक दूसरे को भाग देंगे। कैसे देंगे? इस चीज़ को मिटाते हैं यहाँ पे और समझते हैं। ऊपर वाली चीज़ें उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं? b बराबर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू के को हम भाग देते हैं इस समीकरण a से, एक बराबर k से। जब इसको हम भाग देंगे ऐसे तो ये ऐसे भाग लगेगा। यहाँ से क्या हो जाएगा? b बट्टा a बराबर माइनस का, ये k से k कट जाएगा, आएगा क्या? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा और बीटा क्या है? यहाँ पे यदि हम देखें तो अल्फा और बीटा क्या है? अल्फा भी एक शून्यक है, बीटा भी एक शून्यक है। यहाँ पे ये क्या चीज़ लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा। इस चीज़ को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं माइनस बी बट्टा ए। इस माइनस को हमने क्या किया है? इधर कर दिया है। और ये लिखा हुआ है कि दोनों संयुग्मों को जब हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा? माइनस का बी बट्टा ए आएगा। बी क्या है? एक्स का गुणांक है। ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक है। और ये माइनस चिन्ह के साथ आएंगे, जो कि यहाँ पे हम लोगों ने पीछे भी देखा था। और इस चीज़ को हमने क्या किया है? याद किया है। इसी प्रकार से हम क्या करते हैं कि इसको भाग देते हैं, इस चीज़ को मिटाते हैं। यहाँ पे इस चीज़ को आप समझ गए होंगे कि कैसे हम कर रहे हैं। इसी प्रकार से जब हम c बराबर यहाँ पे लिखेंगे c बराबर k अल्फा बीटा और इसको भाग देंगे a बराबर k से, तो ये क्या बन जाएगा? ये इस प्रकार से बन जाएगा। भाग देंगे ऐसे तो ये आगे बन के निकलेगा कि c बट्टा a बराबर k से k कट जाएगा, अल्फा बीटा। इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? कि अल्फा बीटा बराबर c बट्टा a। इस चीज़ को भी हम लोगों ने देखा था। ये क्या है? अल्फा एक शून्यक है, बीटा एक शून्यक है। दोनों शून्यकों को जब हम आपस में गुणा कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? c बट्टा a आ रहा है। c क्या है? एक अचर पद है। a क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक है। और यही संबंध होता है किसके किसके बीच में?
एक द्विघात बहुपद के इसके शून्यकों के बीच में और इसके गुणांकों के बीच में। यहाँ से एक बात हम और निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यदि किसी द्विघात बहुपद का हमें दो शून्यक अल्फा और बीटा दे दिया जाए, अल्फा और बीटा दे दिया जाए, तो हम यह पता कर सकते हैं कि ये किस द्विघात बहुपद के शून्यक है। कैसे पता कर सकते हैं? हम क्या करेंगे कि इन दोनों शून्यकों को आपस में जोड़ेंगे तो अल्फा प्लस बीटा कुछ आएगा, इनको आपस में हम गुणा करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा कुछ आएगा। आने के बाद हम इसमें रख देंगे, इस सूत्र में रख देंगे, ये क्या होगा k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के जगह पे ये रखेंगे जो योगफल आएगा उनका, और अल्फा इंटू बीटा के जगह पे कुछ योगफल रखेंगे। जैसे कि हम पिछले उदाहरण को समझ लेते हैं, इस चीज़ को यहाँ से मिटाते हैं और पिछले उदाहरण को समझते हैं। ये हमारा सूत्र बना है ना, इस सूत्र को क्या करेंगे हम ध्यान में रखेंगे और सारी चीज़ों को हम मिटा देते हैं। कैसे इस चीज़ का हम प्रयोग लेंगे, इस चीज़ को सीखिए आप। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हमारा k है, ठीक है। x बराबर क्या आया था 1 और दूसरा x बराबर क्या आया था 3/2 आया था, ऐसा हमारा आया था। हमने अभी क्या कहा कि इस सूत्र में हम मान को रखेंगे, किसके रखेंगे, इसको x को हम अल्फा मान लेते हैं, अल्फा बराबर 1 है और ये बीटा बराबर 3/2 है। इन दोनों को जब हम आपस में जोड़ेंगे तो अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा 1 प्लस 3/2 आएगा जो बनेगा 5/2 की, ठीक है। इसी प्रकार से इनको जब हम आपस में गुणा करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा 1 गुणे 3/2, ये क्या बनेगा 3/2 के बराबर बनेगा। अब हम क्या करते हैं कि अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा को इसमें रखते हैं तो k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा का मान 5/2 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा का मान 3/2 और ये हो गया। यहाँ से हम देखते हैं तो ये क्या आएगा, इसको सरल करते हैं, इनका एलसीएम लेकर सरल करेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम 2 होगा, ये बाहर k है, 2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 3 होगा। अब ये k क्या है, k ये 2 है, ये 2 से और ये k कट जाएगा, हमेशा k इस 2 के बराबर आएगा, जो हर में है ना यही आएगा। और ऐसा हम क्या लिख सकते हैं, इस चीज़ को हम लिख सकते हैं कि 2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 3 ये हमारा क्या है बहुपद है। और आप चाहे तो उदाहरण को भी देख सकते हैं कि हमने उदाहरण में यही लिया था, यहाँ पे हमारा उदाहरण में लिया गया बहुपद क्या है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, जो कि हमारा यहाँ भी आ रहा है। तो यहाँ से हम क्या सीख रहे हैं कि यदि दो शून्यक हमें दिए हुए हैं किसी द्विघात बहुपद के, दोनों शून्यक हमें पता है, तो दोनों शून्यकों को आपस में जोड़ेंगे, आपस में गुणा करेंगे और इस सूत्र में रख देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि किस बहुपद के ये दोनों शून्यक हैं, अर्थात हम बहुपद को ज्ञात कर सकते हैं। अर्थात इस चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, इस चीज़ को हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि यदि अल्फा और बीटा किसी द्विघात बहुपद के दो शून्यक अगर हो, दो शून्यक हो तो द्विघात बहुपद क्या होगा, द्विघात बहुपद क्या होगा k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होगा। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा क्या है, इन दोनों शून्यकों का योगफल है, अल्फा इंटू बीटा क्या है, इन दोनों शून्यकों का गुणनफल है, और k क्या है, k एक अचर पद है, जो पद कॉमन हो रहे होंगे, जो या बट्टा में आ रहे होंगे, उनको ये काटेगा। इसको हम समझेंगे आगे भी चल के, ये कैसे आ रहा है इसको भी हम समझेंगे, ठीक है। और इसी प्रकार से हम त्रिघात बहुपद के लिए भी बना सकते हैं। त्रिघात बहुपद के लिए आप याद रखेंगे क्या होता है, सूत्र क्या होता है। पहली बात कि त्रिघात बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है। अगर सामान्य रूप की बात करें तो त्रिघात बहुपद का सामान्य रूप होता है ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। यहाँ पे a, b, c और d क्या है, वास्तविक संख्या है और a शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। यदि a शून्य हो जाएगा तो ये वाला पद शून्य हो जाएगा, अगर ये वाला पद शून्य हो गया तो ये बचेगा द्विघात बहुपद, ना कि त्रिघात बहुपद बचेगा। इसलिए a शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। कारण के साथ हम जवाब देंगे। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि एक अल्फा है x बराबर एक शून्यक, x बराबर एक बीटा शून्यक है और x बराबर एक गामा शून्यक है। ये त्रिघात बहुपद है, तो त्रिघात बहुपद के अधिकतम 3 शून्यक हो सकते हैं और तीनों शून्यकों को हमने मान लिया। तो इनके शून्यकों और गुणांकों के बीच में क्या संबंध होगा ये हमें बताइए। इसको आप ध्यान में रखिएगा, ज़्यादा काम का नहीं है, आगे चल के ये काम में आएगा, लेकिन अभी कक्षा 10 में इसे हम याद रखेंगे।
क्या होता है इस चीज़ को समझिए। इसका शून्य का मतलब क्या होगा ये तो आपको क्लियर है ना। इसके गुणांक क्या होंगे ये भी आपको क्लियर है ना। गुणांक यहाँ पे हम क्या करते हैं निकाल सकते हैं चाहे तो। एक्स क्यू का गुणांक क्या होगा, एक्स क्यू का गुणांक, एक्स क्यू का गुणांक होगा ए, एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा बी, एक्स का गुणांक होगा सी और अचर पद क्या होगा, अचर पद होगा हमारा डी। देखिए ये ए बी सी डी किसके अनुसार है, इसके सामान्य रूप के अनुसार है। यहाँ पे इनके बीच में क्या संबंध होगा, ये शून्यक है तो यदि इन तीनों शून्यकों को हम आपस में जोड़ देते हैं तो ये बनता है माइनस का बी बट्टा ए। ये माइनस और बी क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये हो गया एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, एक शून्यक को इसको इसके साथ गुणा करेंगे और क्या करेंगे कि इसको इसके साथ गुणा करके जोड़ देंगे, फिर इसका इसके साथ गुणा करेंगे और उसको भी उसमें जोड़ देंगे। कैसे करेंगे, इस चीज़ को ऐसे लिखते हैं, यदि हम क्या करें कि अल्फा को बीटा के साथ गुणा करें, फिर इसमें जोड़ दें बीटा गुणे गामा, फिर इसमें जोड़ दें गामा गुणे अल्फा, तो ये क्या बनता है, ये बनता है सी बट्टा ए। सी क्या है, एक्स का गुणांक है, एक्स का गुणांक, और ए क्या है, एक्स क्यू का गुणांक है। यहाँ पे भी हमें समझना है कि ये एक्स क्यू का गुणांक है, ऊपर भी हमने नहीं लिखा था, थोड़ा सा छूट गया, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। और ये क्या होगा, एक्स क्यू का गुणांक होगा। ठीक है, इसी प्रकार से जब हम तीनों शून्यकों को आपस में गुणा करेंगे यानी कि अल्फा बीटा और गामा को गुणा करेंगे तो ये बनता है माइनस का डी बट्टा ए। माइनस और डी क्या है, डी है अचर पद बट्टा ए क्या है, एक्स क्यू का गुणांक है। इसको आप केवल ध्यान में रखेंगे, इसको आप कहिएगा तो मैं तरीके से समझा दूंगा जैसे कि हमने द्विघात बहुपद में समझा था निकालने के लिए। इसलिए मैं नहीं समझा रहा हूं क्योंकि हमारे सिलेबस में बस इतना ही आपको पढ़ने के लिए दिया हुआ है। मैं चाहिएगा तो समझा दूंगा, ये वीडियो थोड़ा लंबा होते जा रहा है इसलिए मैं आपको केवल याद करने के लिए कह रहा हूँ। ध्यान में रखिएगा, प्रश्नों को करते समय मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, इसके आगे चलते हैं और इसकी आगे की चीज़ों को देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद पी एक्स के शून्यक हो तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा। इस चीज़ को हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया है, तो आप लोगों को ध्यान में होना चाहिए कि यही सूत्र होगा। यदि अल्फा और बीटा दो शून्यक दिए हुए हैं तो इस द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होगा। ये द्विघात समीकरण में भी लागू होगा, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। इस पर बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत आसानी से आप ऑब्जेक्टिव में भी नंबर प्राप्त कर सकते हैं और 2 नंबर में भी बहुत आसानी से नंबर प्राप्त कर सकते हैं। बस सूत्र को लिखना है, अल्फा प्लस बीटा लिखना है, अल्फा इंटू बीटा लिखना है, सूत्र में रख देने के बाद बस आपको बहुपद या समीकरण पूछेगा तो समीकरण ज्ञात करके आपको एग्जामिनर को दिखा देना है। आगे चलते हैं, आगे क्या है, आगे हमारी प्रश्नावली है। तो इस वीडियो में बस हम इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम प्रश्नावली को देखेंगे और प्रश्नावली में जो प्रश्न दिए हुए हैं उन्हें पढ़ेंगे, उन्हें समझेंगे और इसे हल करने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आया। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मजे करते रहिए। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।